अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, इसको हम बिफोर हम फॉर्मली सिलेबस स्टार्ट करें, हम इसको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने इसमें से आलमोस्ट सारे ही आईटी के ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, वो एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। जो आईटी के वो कॉन्सेप्ट जो कि इससे रेलिवेंट है, ठीक है, वो हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक बेसिक हैं, वैसे ये किसी न किसी चैप्टर में आगे जाके कवर भी होंगे, ठीक है। लेकिन हम अपनी बेस बनाने के लिए कि ये किस तरह का पेपर है और इसमें किस तरह का होगा, वो हम इस क्लास का पर्पज़ है। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंशाल्लाह जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपने देख लिया होगा कि वो किस तरह का सब्जेक्ट है। ब्रीफली यहाँ बताऊँ, थोड़ा सा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है कैलकुलेशन के हवाले से। कॉन्सेप्चुअली ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट इसके बहुत थोड़े होंगे और उसको ग्रेस्प करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। बट इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, रिवर्स कैलकुलेशंस हैं, वो बड़ी ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट की जाएंगी। तो इसलिए हमने उसको उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर भी करना है और उस अप्रोच से तो कह लें कि ये कैफ के लेवल का एक मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है जी, सबसे मुश्किल भी कह दें तो गलत नहीं होगा। बहरहाल जी, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने। अच्छा, ये मुश्किल है बट इसको क्रैक करने का तरीक़ाकार भी मौजूद है और वो सिंपल वही है जो आप हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि आपने क्या करना है जी, आपने प्रैक्टिस करनी और कॉन्सेप्ट्स लेके चलने। और प्रैक्टिस में जो मटेरियल आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन बैंक है, आपका पास पेपर्स हैं और उसके अलावा एग्जांपल्स हैं, हमने उसको उस तरह से लेके चलना है। मुश्किल है तो उसको उस तरह से लेके भी चलना है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्लास 1 जी, बेसिकली हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। ये किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल हम जो अभी तक पढ़ के आए हैं उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने पढ़ा था जी कि दो किस्म के बिजनेसेस होंगे अगर हम गुड्स की बात करें। वैसे बिजनेसेस में अगर हम प्राइमरीली करें तो एक गुड्स का बिजनेस हो सकता है, एक सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है और तीसरा दोनों को मिला के हो सकता है। गुड्स में अगर हम बात करें तो प्राइमरीली दो टाइप्स हो सकती हैं। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग और या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग से मुराद ये कि आप एज इट इज़ गुड्स खरीद के बेच रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये कि आप पहले एक गुड्स को खरीदते हैं, उनकी शेप चेंज करते हैं, कुछ और बना के बेचते हैं। यानी इनपुट कुछ और होता है और जो आप बेचते हैं वो कुछ, खरीदते हैं वो कुछ और है और जो बेचते हैं वो कुछ और है। लेकिन ट्रेडिंग में दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो इस तरह से हमने अच्छा, ट्रेडिंग को जो हमारी कॉस्ट काउंटिंग है वो ज़्यादा कंसर्न रखती है मैन्युफैक्चरिंग से, जो ये हमारे एमए का पेपर है। अच्छा, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते थे अगर आपको याद हो। तो ट्रेडिंग में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हम, अगर आपको याद हो, बड़े सिंपल होता था कि हम पीरियोडिक परपेचुअल वो हम आगे चल कर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ओपनिंग इन्वेंट्री ये है, प्लस परचेजेस ये हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आती थी। बिकॉज उसमें कंपोनेंट ही एक होता था और वो कंपोनेंट आपकी इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स वाला कंपोनेंट ही होता था। लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें पड़ा हुआ है कि हमने इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तीन हैं, लेबर भी है, मटेरियल भी है और बाकी खर्चे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉस्ट बनती है वो हमने देखा था कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के तीन कंपोनेंट्स या चार कह लें। एक मटेरियल है, एक लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और प्लस एफओएच है। तो इन चारों से मिला के जो है वो कॉस्ट बनती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद है कि आपने पर्टिकुलरली उसी के लिए कोई फॉर एग्जाम्पल मशीन खरीद ली उस खास प्रोडक्शन के लिए, तो वो डायरेक्टली जो है उसी के लिए, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में कर लेते हैं। अदरवाइज तीन कंपोनेंट्स आपको देखने में मिलेंगे, मटेरियल, लेबर और एफओएच। ठीक है जी, तो उसको हम जो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें हम उसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच हम यूँ करते थे। ठीक है जी। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या एफओएच क्या है, ये कुछ कुछ हमें पता है। ये रॉ मटेरियल है बेसिकली, जो कि डायरेक्टली उसमें यूज़ हो रहा है। फिर अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो हमें पता है वो एफओएच में चला जाता है। सिमिलरली वो लेबर जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर में फॉल कर जाती थी। ठीक है जी, और बाकी अगर इनडायरेक्ट लेबर होती तो एफओएच में और खर्चे भी आ जाते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल, बाकी और यूटिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बिल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, बाकी इंश्योरेंस, कब फैक्ट्री की प्लांट मशीनरी उसकी डेप्रिसिएशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फैक्ट्री के बाकी जितने भी ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो हम यहाँ पे इसका पार्ट बनाते थे। राइट,
तो हम ये जो आपने जिस साइड पे लिखी हुई है, ये हमने ट्रेडिंग में नॉर्मली हम ऐसे इन्वेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स या कंप्यूट करते थे। इसका एक और वे भी है जो हम परपेचुअल मेथड में पढ़ते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरहाल ट्रेडिंग की जो इन्वेंट्री है वहाँ पे एक इन्वेंट्री होती थी और उसकी कॉस्ट या क्लोजिंग कंप्यूट करना रिलेटिवली ईजी होता था। अच्छा जी, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता था जी। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट ये वो कॉस्ट है, अच्छा एक तो हम इसे जनरली हम यूँ ही पता जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ और जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन के साथ। ये एक डेफिनेशन तो है बट इससे कुछ समझ नहीं आती, ठीक है जी। तो अदर क्योंकि देखें प्रोडक्शन के साथ तो हर चीज़ ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मशीनरी है वो भी तो रिलेटेड ही है उसके साथ। तो उसमें हमने कहा जी कि बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या है, कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट में से डायरेक्टली असरटेन की जा सकती है, मतलब निकाली जा सकती है डायरेक्टली, मतलब विदाउट एनी किसी फार्मूला कैलकुलेशन के वो हम उसे कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम निकाल तो सकते हैं बट उस तरह से जिस तरह से हमने डायरेक्ट को निकालते हैं तो इसलिए ट्रेस करनी पड़ती है उसमें से, राइट। तो वो इनडायरेक्टली कंप्यूट होती है कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल को बनाने के लिए जो है फॉर एग्जांपल इतनी वुड चाहिए और उस वुड की कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, तो हम आप यूज़ कर लेंगे कि यार इतना मटेरियल उसमें चाहिए, राइट। तो वो आपका डायरेक्ट है, वो आप सर्टेन कर सकते हैं कि टेबल बनाने के लिए कितना मटेरियल। अगर आपको ये सर्टेन करना पड़े कि एक टेबल बनाने के लिए कितनी आपकी जो कॉस्ट हुई होगी, सुपरवीन कॉस्ट हुई होगी वो आपको चार्ज करनी पड़ेगी, या जो फॉर एग्जांपल बिजली की कॉस्ट है वो कितनी चार्ज करनी पड़ेगी, या जो मशीन यूज़ हुई है उसकी कितनी यहाँ पे कंज्यूम हुई है। तो शायद आपको कोई वे निकालना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली सर्टेन होकर नहीं कह सकते कि यार इतनी इस्तेमाल हुई है, जैसे कि हम इस केस में कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने बेसिकली इसके है कि हम जो डायरेक्टली असरटेन हो सके वो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है, जो डायरेक्टली असरटेन ना हो सके कोई फार्मूला वगैरह बनाना पड़े तो जैसे एफ ओ एच कॉस्ट भी हम बनाने पड़ते हैं, तो वो कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। बहरहाल दोनों कॉस्ट अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, जो हम उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। वो क्या है जी? अच्छा जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल से हम शुरू करते थे। मतलब तीन कंपोनेंट्स हैं इसके या चार कह लें, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस और एफ ओ एच। तो हम रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते थे। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस ऐसा ही हो, प्रोडक्शन में ये सीक्वेंस साथ साथ चल रहा होता है, यानी कि रॉ मटेरियल भी यूज़ हो रहा होता है, लेबर भी इस्तेमाल हो रही होती है और उसके साथ जो बाकी खर्चे हैं वो रेट के वो भी हो रहे होते हैं। बट हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में तो यूँ पढ़ते हैं कि रॉ मटेरियल पहले फिर लेबर फिर एफ ओ एच, बट एक्चुअली ये दो सारे साइमल्टेनियसली भी यूज़ हो सकते हैं और ऐसे ही नॉर्मली हो रहे होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन में। बहरहाल हमारे पास ये हम अगर पहले से अगर कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल पहले से पड़ा होगा। अब चूंकि हम प्रोडक्शन में हैं तो प्रोडक्शन में यहाँ पे इन्वेंट्री जो है हम यहाँ पे थोड़ा आगे चल के डिस्कस कर लेंगे कि टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज कहीं पे आ जाएंगी। मैं हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे प्रोडक्शन में आपको एटलीस्ट थ्री थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज मिलेंगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स मिल सकती हैं। इसमें से हो सकता है कोई एक ना हो बट नॉर्मली आपको ये तीनों इन्वेंट्रीज आपको मिलेंगी इसको। तो सबसे पहले इन्वेंट्री जी हमारे पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, अगर है तो नहीं है तो जीरो हो जाएगी। एज्यूम फिगर्स एज्यूम कर लिए हमने, इसमें हमने परचेजेस किए हैं, इसको परचेजेस को नेट पे अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह हैं जैसे हम पढ़ते थे वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो लेस कर लेंगे, राइट। और इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगी वो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ये परचेज रॉ मटेरियल की परचेज है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल मटेरियल होगा जी हमारे पास जो ओपनिंग में पड़ा हुआ था 50,000 का और खरीदा 1 लाख का, तो 1.5 लाख का हमारे पास अभी रॉ मटेरियल है और ये अवेलेबल फॉर यूज़ है। इस इतना रॉ मटेरियल हम जिस रिस्पेक्टिव मंथ की या ईयर की हम बना रहे हैं स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें इतना इस्तेमाल कर सकते थे या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्लोजिंग में कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 40,000 का पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी क्या होगा, कंज्यूम हो गया। या आप यूँ कह लेंगे इतना 1 लाख कंज्यूम हो गया है, 1,10,000 बाकी का क्लोजिंग पड़ा हुआ है, जैसे आप निकालना चाहें। तो हमने क्लोजिंग का निकाल लिया था तो बाकी इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो है वो कंज्यूम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया यहाँ तक रॉ मटेरियल का जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास निकले कि इतनी रॉ मटेरियल कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा ये अभी एक्सपेंस नहीं है, ये अभी कंज्यूम्ड हुआ है। अभी हम देखते हैं ये कहाँ पड़ा हुआ है। इसमें जी हम ऐड करते हैं लेबर, जो कि हमारा दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हैं वो भी हम ऐड करेंगे इसमें, कोई अगर कोई हैं तो, नहीं है तो हम जीरो हो जाएंगे। इन दोनों में ऐड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करते थे तो अगर आपको याद हो तो प्राइम कॉस्ट बनती थी, यानी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट से मुराद ये कि फैक्टर प्रोडक्शन में ये दो ऐसे प्रोडक्शन जो प्राइमरी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, तो इसको इसलिए हम यहाँ पे प्राइम कॉस्ट बोलते थे। फिर उसके बाद ये तीसरा हमारे पास एफ आता था, राइट। एफ यहाँ पे एक लाइन सिंगल लाइन के साथ ऐड हुआ हुआ है, इसमें मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, वो सारे हम क्लब करके हम इसमें ऐड करते थे, तो हम ये कहते थे हमारी ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, राइट। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एफ हम ये कहते हैं टोटल फैक्ट्री में जो कॉस्ट आएगी वो इतनी कॉस्ट आएगी 2,40,000 की, या जो भी अमाउंट है। फिर हम ये देखते थे कि ऐसा तो नहीं कि पिछले पीरियड में हमने कुछ गुड्स बनाई हुई थी और वो कंप्लीट नहीं हुई थी, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं। ये वो गुड्स होती हैं वर्क इन प्रोग्रेस जिन पे कुछ मटेरियल लगा होता है, कुछ लेबर लगा होता है, कुछ एफ लगा होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती। ना तो ये रॉ मटेरियल की शेप में है जिससे हम रॉ मटेरियल बोले, ना ही ये फिनिश गुड्स की शेप में, दरमियान में कोई शेप है इनके ऊपर, ठीक है जी। तो उनको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो हो सकता है हमारे पास पिछले पीरियड में कुछ रह गया हो, तो इसमें हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60,000 एज्यूम ने कर लिया पड़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं ये हमारी वो कॉस्ट है जो कि ये वो गुड्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो सकती हैं या मैन्युफैक्चर हो रही है। इसमें से भी ऐसी इस पीरियड में जिसमें हम देख रहे हैं उसमें भी हो सकता है कुछ हमारे पास ऐसी गुड्स हों जो कि अभी भी मैन्युफैक्चर हो रही हूँ, उसे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे। वो लेस करेंगे तो हम कहेंगे ये बाकी वो गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं और उनकी ये कॉस्ट है, राइट। इन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में सारी कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड की जो इनकर हुई, प्लस हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो पिछले साल का था वो भी इसमें है, यानी टोटल कॉस्ट होगी कि पुराने वाली भी और जो इस पीरियड की भी है। और फिर इसमें से अगर कोई हमारे पास इस पीरियड में भी कंप्लीट नहीं हुआ वो माइनस कर ले, तो हम कहते हैं कि ये वो कॉस्ट है जो कि कंप्लीट यूनिट्स की हमारे पास जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, जो बन चुके हैं वो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फिनिश गुड्स की जो नए बने हैं उनकी कॉस्ट आ जाती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पिछले पीरियड में हमने कोई जो गुड्स कंप्लीट किए हुए, फिनिश गुड्स कंप्लीट किए वो पड़े हुए वो इसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये वो गुड्स हैं जो कि हम बेच सकते हैं, जो ये इस पीरियड में बनाए थे हमने, और ये हमने पिछले पीरियड में हमारे पास पड़े हुए थे, बनाए थे लेकिन बिके नहीं थे, तो ये टोटल इस पीरियड में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास है, हम इसे इतना बेच सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इस पीरियड के एंड के ऊपर 55,000 की गुड्स पड़े हुए हैं, फिनिश गुड्स, राइट। तो हम कहते हैं बाकी जो है वो हमारे पास बिक चुके हैं, उन्हें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमने वहाँ पे पढ़ी थी। बाकी इसमें ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये 55,000 कैसे निकाला है, 65,000 कैसे निकाला है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कैसे निकाला है, ये सारे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी को जो कॉस्ट फ्लो जो बनता था, जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का जो फ्लो बनता था वो यूं बनता था, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमें ये स्टेटमेंट रिवाइज करनी है, तो ये स्टेटमेंट हमें रिवाइज करनी है। अच्छा, उसके बाद जी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट क्या क्या है। तो अगर आपको याद हो तो हम कहते थे हमारे पास अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अब से ऑनवर्ड हम जब बात करें नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को कहता है जी कि आपके पास दो कॉस्ट प्राइमरीली हो सकती हैं। एक तो वो एक प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री में जो कॉस्ट इनकार हो रही हो, और एक वो जो फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो एक को हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। और एक को बोलते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं ना वो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हम गो थ्रू करके आए। लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने देखा था डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का एक कंपेरिजन किया था हमने। फिर प्रोडक्शन में हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच, राइट, इस तरह के टर्म्स यूज किए थे। ये प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट है, लेकिन जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की कॉस्ट है। जैसे एक प्रोडक्शन है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी, वहाँ पे सारी कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट होगी वो तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस के अंदर आपने स्टाफ रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है, सेलिंग का स्टाफ रखा हुआ है, मार्केटिंग का स्टाफ रखा हुआ है आपने, और बाकी ऑपरेटिंग खर्चे कर रहे हैं, वो सारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लें, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में पता है कि हम कभी भी हम इन्वेंट्री को चार्ज भी नहीं करते थे, अगर आपको याद हो। तो हम टोटल कॉस्ट को हमने कंपैरिजन कर लिया थी कि दो टोटल कॉस्ट है, सम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों आते हैं, ठीक है जी। कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स बिहेवियर के क्या क्या होती थी ये भी हमने डिस्कस किया था। फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी जी? फॉर एग्जांपल रेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड रहेगा, राइट। यानी कि वो फिक्स्ड का यहाँ से मुराद ये है कि वो प्रोडक्शन के साथ या एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं करेगा। वैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे रेंट जो है पहले 3 महीनों में 6 लाख था और अगले 3 महीनों में जो है वो 10% बढ़ जाएगा और अगले 3 महीनों में 10% बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह का सिनेरियो हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएबल है, राइट। वेरिएबल के लिए लाजमी है कि वो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करे, राइट, डायरेक्टली लिंक करे प्रोडक्शन के साथ। इन प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट कम होगी।
तो रेंट का बढ़ जाना जो है हर साल में या हर कुछ टाइम के बाद, वो वेरिएबल पोर्शन नहीं होता, वो नॉर्मल, वो फिक्स है, बिकॉज वो एक्टिविटी की वजह से या प्रोडक्शन की वजह से ही बढ़ रहा है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि एक्टिविटी की वजह से चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, राइट। और ये हमें पता है कि हमें ये टोटल में फिक्स रहती है, राइट। और जो पर यूनिट में वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर ये फिक्स्ड है, हमने 1 मिलियन का रेंट लिया हुआ है जी, और 1 मिलियन का रेंट लिया हुआ है, मंथ 1 में हमने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मंथ 2 में 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो आपने देखा है पर यूनिट कॉस्ट पहले महीने में 20 थी और नेक्स्ट मंथ में 17 है। ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज आपके नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, फिक्स कॉस्ट कम होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये आपकी चेंज होती रहेगी पर यूनिट में, अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहे हैं, बट ये टोटल में फिक्स रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट इसका अपोजिट है, वो चेंज होगी डायरेक्टली और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होगी। और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो अगर आप 500 यूनिट बनाएंगे तो इंटू 500 होगा, अगर आप 600 यूनिट बनाएंगे तो इंटू 600 होगा, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज होगी, राइट। वो पर यूनिट में फिक्स रहती है, पर यूनिट में वो नॉर्मली एक सर्टेन टाइम में वो फिक्स रहती है, राइट। बट वो टोटल में चेंज होती रहती है। टोटल में क्यों चेंज होती है? बिकॉज टोटल में आपके नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल अगर हम लें तो हमने कहा 5 रुपीज़ का हमारे पास रॉ मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट, और हमने पहले मंथ में 4,000 यूनिट बनाए थे और दूसरे मंथ में 60,000 यूनिट बनाए। तो इस केस में अगर आप देखें तो पहले केस में हमारे पास 2.5 लाख कॉस्ट है और दूसरे केस में 300, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ₹5 पर कॉस्ट जो है वो उसी तरह से अगले जो एडिशनल 10,000 यूनिट बने उसके ऊपर इंक्रीज होगी है। एडिशनल जो आपके 10,000 यूनिट बने यहाँ पे, दिस माइनस अगर आप दिस करें तो यहाँ पे जो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो यही उसकी एडिशनल कॉस्ट है, जो कि आप यहाँ पे देखें 250 माइनस 300, ये वही कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली उससे रिलेट करती है। सेमी वेरिएबल या पार्टली वेरिएबल या पार्टली फिक्स, ये कॉस्ट क्या होती है? हम कहते हैं ये कुछ कुछ फिक्स होती है और कुछ वेरिएबल होती है, राइट। यानी कि इसमें दोनों कंपोनेंट्स शामिल होंगे, जैसे कि आपका जो बिजली का बिल है या आपका टेलीफोन का बिल है, उसमें आप नॉर्मली देखें तो वहाँ पे कोई लाइन रेंट या फिक्स चार्जेस कुछ चार्ज किए जाते हैं, और वो फिक्स्ड होते हैं इरिस्पेक्टिव कि आप कितनी कंज्यूम करते हैं। बट लेकिन जूनियर आप ऊपर कंज्यूम करते जाएंगे तो आपको यूनिट्स के चार्जेस पड़ते हैं। तो उसमें एक कंपोनेंट जो है वो फिक्स्ड है और एक जो है वेरिएबल है। इसके अलावा कुछ और भी है, स्टेप फिक्स, ये कहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेप फिक्स क्या होती है? वो ये होती है जी कि आपके स्टेप्स में कॉस्ट, यानी कि अब इतने से इतना बनाएंगे तो आपका वो कॉस्ट उस स्टेप में फिक्स रहेगी, ठीक है जी। वो इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे जो और बिहेवियर्स भी कॉस्ट के वो, ठीक है जी। उसके बाद जी इन्वेंट्री क्या होती है? जी इन्वेंट्री हमने पढ़ा हुआ है, जो कि हम प्रोडक्शन में यूज़ करें या हम उसे सेल के लिए रखें इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसकी टाइप्स हमने प्रोडक्शन की, ये टाइप्स हैं इसकी इन्वेंट्री की। वैसे इसमें एक और भी आता है स्टोर एंड स्पेयर, उसे भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन के हवाले से इसकी 3 टाइप्स बनती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिर हमने ये पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के मेथड्स हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो। ये आगे चल के रिपीट होंगे थोड़े से, बट यहाँ पे हम उसे क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा था फाइफो मेथड पढ़ा था, राइट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, या इवन ये भी कह सकते हैं कॉस्ट निकालने का। एक हमने लाइफो मेथड है जो कि आउटडेटेड हो चुका है। फिर वेटेड एवरेज मेथड है, ये भी एक मेथड है, ठीक है जी। अच्छा, फाइफो मेथड में हम क्या करते थे जी? फाइफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले कंज्यूम होगा या पहले सेल होगा। तो जो पहले आता था वो पहले बिक जाता था या कंज्यूम हो जाता था, और जो बाद में आता था वो हम कहते थे वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। तो जब भी हम इन्वेंट्री को निकालते थे तो हमने इन्वेंट्री को देखते थे लेटेस्ट प्राइस के ऊपर, हम उसे कंप्यूट कर लेते थे जी। लाइफो इसका उलट होता था, वो है रेलिवेंट नहीं है इतना। तो वेटेड एवरेज क्या होता था? वेटेड एवरेज जो है वहां पे हम ये कहते थे जी कि अगर आपने एवरेज पे कॉस्ट निकालने हैं, आप दोनों इन्वेंट्री को भी और कंजम्पशन को भी आप एवरेज पे निकाल लें, यानी अगर आपने पहले 10 यूनिट खरीदे थे इंटू 10 करके, यानी 10 रुपीज़ पर के, और आपने दूसरे यूनिट्स खरीदे 15 के, तो दोनों की कॉस्ट को एवरेज कर लें। जब आप उसे सेल करने जाएं तो आप एवरेज कॉस्ट चार्ज कर लें, राइट। तो वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है एवरेज प्राइसेस के ऊपर आती है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस कर लें। ये इसी एग्जांपल एक दी हुई से हम क्योंकि इसे भी गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,000 हमारे पास यूनिट्स थे, उसके 15 रुपीज़ हमने उसके कॉस्ट थी, और टोटल हमारे पास कॉस्ट ये आ गई। 5 जनवरी को हमने और खरीदे तो हमारे पास इसकी कॉस्ट ये आ गई। टोटल इसकी कॉस्ट देखें तो 1,05,000 है, राइट। और टोटल यूनिट्स कितने हैं? 8,000 है। इसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलेगी? आप इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि 1,05,000 है, और डिवाइड कर देंगे 8,000 से, तो आपकी 13.33 30.13 आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई, ठीक है जी।
तो अब क्या करेंगे जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कहते हैं जी कि हमने 8,000 खरीदे थे, तो क्लोजिंग में हमारे पास 3500 पड़े, तो इसका मतलब बाकी कंज्यूम हो गए हैं, सेल हो गए, जो जैसा भी आप करें। ट्रेडिंग के लिए हम सेल का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल की बात करें तो हम कहेंगे हमारे कंज्यूम हो गए 4,500। तो अब सवाल अगर कोई पूछे जी इन दोनों की आप कॉस्ट निकालें, राइट, क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट निकालें, 4,500 की कॉस्ट निकालें, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, हम जो एवरेज सॉरी जो फाइफो मेथड है उसमें 4,500 कंज्यूम जो हुए हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आए, यानी पहले कब आए, ये 5,000 यूनिट आए थे, राइट, तो इनकी कॉस्ट क्या थी, 15 कॉस्ट थी, तो हमने कहा ये पहले कंज्यूम हो गए इंटू 15, और हमने कहा ये कॉस्ट निकालिए। ठीक है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3500 कहाँ से बची हुई है, 3500 500 यहाँ से बची हुई है 5,000 में से, और 3,000 यहाँ से बची हुई है, राइट, तो हमने कहा 500, जो 5,000 में से 4,500 क्योंकि कंज्यूम हो गए, फर्स्ट आउट हो गए, तो बाकी 500 बचे हुए हैं, तो उनकी कॉस्ट थी 15 रुपये, उसको मल्टीप्लाई 7,500, और बाकी जो 3,000 बाद में खरीदे तो वो भी तक पड़े हुए हैं, तो हमने 10 रुपये उसे 30,000, तो टोटल हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है वो 37,500 आ गई। ठीक है जी, यूँ हम कंप्यूट करते थे। जबकि लाइफो का हम जिक्र नहीं करते, हम डायरेक्टली हम चले जाते हैं कंजम्पशन को, सॉरी वेटेड एवरेज के ऊपर। वेटेड एवरेज में हम क्या करते थे, हम कहते थे दोनों को एक ही कॉस्ट पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई करें, और वो हमने 13.13 निकाली थी, 4,500 कंज्यूम है, उनको 13.13 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये कंजम्पशन कॉस्ट आ गई, और हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को 13.13 हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 45,938 हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो ये बेसिकली हमने अपने 5-4 एवरेज मेथड हमने डिस्कस किए थे। फिर जी हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक मेथड और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये आगे चल के डिटेल में आएगा, लेकिन हमने ये आईटीआई में भी इसकी अच्छी प्रैक्टिस हमने की होती है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है जी, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम जी बेसिकली नाम से ज़ाहिर है कि स्टॉक की जो काउंटिंग है एक खास पीरियड एंड के ऊपर होगी, मतलब पीरियोडिकली होगी, मतलब हर वक्त नहीं पता आपको कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, उसके लिए आपको स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। जैसे हम ऊपर करते हैं ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे ये पीरियोडिक में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कि हमारे पास ओपनिंग पड़ा होता है, परचेजेस आए, और उसमें से हम क्लोजिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट फ्रॉम जो कंज्यूम्ड इस सिनेरियो बनेगा। ठीक है जी, यानी कि हम स्टॉक काउंट करेंगे फिजिकली, और फिर उसको हम माइनस कर रहे होंगे ओपनिंग प्लस परचेजेस में से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी। ठीक है, यानी प्रीडेंट करते हैं। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं होता। परपेचुअल में अगर आपको याद हो कोई कार्ड बनाते थे, कॉस्ट एज कार्ड बनाते थे आप, तो हर वक्त हर परचेज को आप उस बिल में रिकॉर्ड करते थे, उस लेजर में रिकॉर्ड करते थे, राइट, और हर वक्त आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको पता होता था मेरी कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड क्या है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको बुक्स में पता होता था, राइट, यानी कि रियल टाइम के ऊपर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये हम आगे चल के इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल दी हुई है इसमें, अगर आप ये इस तरह का सिनेरियो बना हुआ हो, हमारे पास डिफरेंट दिए गए हों, ट्रांजेक्शन दी गई हों, तो इसको अगर आपको याद हो तो ये हम इस तरह का कार्ड बनाते थे हम, राइट, उसको फाइफो मेथड या एवरेज मेथड ये हम बनाते थे, परपेचुअल में ये कार्ड कार्ड बनाते थे, राइट, क्योंकि जो पीरियोडिक होती थी उसमें आप डायरेक्टली आप क्या करते थे, ओपनिंग प्लस परचेज सारी ऐड कर लेते थे, और साल के एंड में देखते क्लोजिंग क्या उसको हम लेटेस्ट प्राइस के ऊपर, अगर फाइफो मेथड है उस पर कंप्यूट करके माइनस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो परपेचुअल है उसमें ये हम कार्ड बनाते थे। ठीक है जी, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आगे चल के जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें ये आएगा भी, तो उसमें हम इसे क्विकली गो थ्रू करा लेंगे। ठीक हो गया जी, तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हमारे पास एक कॉलम होता था परचेजेस का, राइट, एक होता था प्रोडक्शन का या इशुएंस का, और एक होता था बैलेंस अमाउंट इसको। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता तो यहाँ पे लिख देते थे, जो हमारे पास परचेजेस आती थी वो हम इस कॉलम में लिखते जाते थे, राइट, और जो इसमें से प्रोडक्शन को इशुएंस हो रही है या अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कर रहे हैं सेल होता है तो वो इस कॉलम में हम लिखते जाते थे। और वो फाइफो मेथड होगा तो ये ऊपर ये वाली प्राइसेज आएंगी यहाँ पे स्टार्ट वाली, जैसे अगर इसमें यहाँ पे देखें तो यहाँ 1,000 यूनिट जो निकले वो इसमें से ये वाली प्राइस आई है, राइट, बिकॉज ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एवरेज हुआ, तो एवरेज का भी नीचे दिया गया है, वो हम लेटेस्ट वाली प्राइस करते हैं। ठीक है जी, परचेज रिटर्न आती थी तो इसी कॉलम में माइनस करके जिस डेट की रिटर्न होती थी वहाँ पे हम वो उठा लेते थे, और यहाँ पे जो अगर इश्यूएंस रिटर्न होती थी वहाँ पे भी हम क्या करते थे, अगर जो पिछली रिटर्न होती थी उससे हम एज्यूम कर लेते थे, अगर कुछ बताया गया ना हो, नॉर्मली नहीं बताया जाता था, तो हम इसमें ये डेट हमने यहाँ से इसी में माइनस करके हम इसे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो कॉलम होता था, ये जो फर्स्ट कॉलम होता था ये हमें परचेजेस बताता था, ये बताता था ये नेट परचेजेस हमारी, राइट, ये हमारा बताता था नेट जो हमारी कंज्यूम्ड है ये वो है, और उनकी ये रुपीज़ है, ये उसके परचेजेस के रुपीज़ है। सिमिलरली ये हमारे पास क्लोजिंग में आ जाता कि ये हमारे पास क्लोजिंग में इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, टोटल इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और उसकी कॉस्ट जो है ये आ रही है। ठीक है जी, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती थी।
अच्छा ठीक है जी, आप वो नीचे वही मेथड आपको फाइफो से बन गया, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही जो है फाइफो से सॉल्व हो गया। ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उससे कभी देखिएगा इसको डिटेल में। ठीक है जी। तो पीरियोडिक और परपेचुअल का हमने डिफरेंस, अगर आप याद हो वहाँ भी हम डिस्कस करते थे, यहाँ भी हम कुछ जो प्राइमरी डिफरेंसेस है हम देख रहे हैं। परचेजेस को क्या रिकॉर्ड करते थे पीरियोडिक में, अगर आपको याद हो तो उसको हम इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते थे, उसको हम डायरेक्ट पीएनएल में रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि वहाँ पे ये निकालते हैं ना ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो जो जो परचेज करते जाते थे उसको हम सिंपल पीएनएल में, आईटी में अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में आप परचेज को एक्सपेंस करते थे, तो वो बेसिकली पीरियोडिक के ऊपर होता था। तो हम उसको क्या करते थे, डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज कर देंगे। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं करते थे। परपेचुअल में हम उसको, जैसे ऊपर कार्ड बना हुआ है, हम इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करते थे, राइट। और जब इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करते थे तो कंजम्पशन तब रिकॉर्ड करते थे जब हम वो इशू करते थे। तो यहाँ पे इशुएंस ऑफ इन्वेंट्री जब होती थी तो पीरियोडिक में जाहिर है, चूंकि ऑलरेडी आप पीएनएल में चार्ज कर चुके हैं तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम जब इशुएंस होती थी, अगर आप ऊपर जो टेबल बना हुआ इशुएंस होती थी तो आप क्या करते थे, इसको जो जो इशुएंस होती थी आप उस डेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करते थे। ठीक है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस जी, क्योंकि पीरियोडिक है तो रियल टाइम के ऊपर आप उसे नहीं मेजर कर रहे होते थे, तो आप क्या करते थे, आप एक खास पीरियड के ऊपर जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री को फिजिकली मेजर करके उसकी प्राइसिंग निकाल लेते थे, फाइफो एवरेज जो भी मेथड है उसके मुताबिक। और फिर आप उसमें से ओपनिंग जो अपने परचेजेस सारा पीएनएल भेज दिया होता था, उसमें से ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस आप क्लोजिंग ये करते थे, जो अपनी वैल्यू निकाली है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती थी। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं होता था। परपेचुअल में तो हर डेट के ऊपर आपके पास इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा होता था। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हर एक डेट के ऊपर आपको, जिस डेट पे इवेंट हो रहा है उस डेट के ऊपर आपके पास एक बैलेंस आ रहा है, तो ये आपको इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर चलती थी। तो यहाँ पे उस तरह से आपको किसी पीरियड के ऊपर अलग से काउंट करके जो है वो जरूरी नहीं। काउंट आप फिर भी परपेचुअल में करते हैं, लेकिन वो आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मेरे पास 2300 आइटम पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पड़े हुए, तो आप जाके चेक करेंगे हाँ वाकई क्या 2300 पड़े हुए या नहीं पड़े हुए, ये तो करेंगे, बट इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं होगी, बिकॉज वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है। हाँ इंप्लीकेशन तभी होगी जब उसमें कोई शॉर्टेज प्लस माइनस आ जाएगा, तो उस केस में हम उसको ये देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक काउंट, यस इसमें पीरियोडिक में मैंडेटरी है, बिकॉज उसके बगैर तो कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल नहीं सकते। और परपेचुअल में आपको मैंडेटरी उस कॉस्ट निकालने के लिए मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज आप करेंगे जरूर, राइट, अपनी उसको असेस करने के लिए, बट ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस था। ठीक है जी। इन्वेंट्री लिंकेज विद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम आईटीए में पढ़ते हैं कि क्या लिंक है ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, प्रॉफिट के साथ, और क्या लिंक है क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ। तो ये एग्जांपल दी गई है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख, और उसमें हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री ली है 40,000, और दूसरे में लिए 50,000। तो यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी क्लोजिंग इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जबकि जो ये ओपनिंग से जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक से अगर प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यानी क्लोजिंग बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा जो है ओपनिंग इन्वेंट्री का है। तो ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। फिर जी हम वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे इन्वेंट्री, ये IS2 का भी कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्री मेजर होगी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। एनआरवी क्या जी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलती थी जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल लेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम इसको मेजर करते थे। ठीक है जी। ऐसी छोटी एग्जांपल दी गई जी, कॉस्ट नॉन पे पर यूनिट बट एनआरवी है 8 पर यूनिट, तो हमें 8 रुपये के ऊपर लेके आना पड़ेगा। और वो कैसे आएगी 8 के ऊपर, हम इन्वेंट्री जो है वो 18,400 होगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो है हम प्रोविजन बुक करेंगे, एक्सपेंस बुक कर देंगे। ठीक हो जी। तो ये हम आगे चल के ये और भी आ जाएगा डिटेल में, लेकिन ये हमने आईटीआई में पढ़ा, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का। इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं आईटीआई में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये समझ लें कि इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत यूज होना है आगे चल के आपका। ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे ग्रेस्प कर लें, वैसे आगे चल के हम दोबारा डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस क्या होता है जी, नाम से जाहिर है ये वो लॉस है जो कि होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम कर रहे हो, आपसे कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल इसमें इतना लॉस तो जो मर्जी कर लें आपने होना है, अनअवॉइडेबल लॉस है। इसकी यूँ एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय में आप सारे मटेरियल आप ऐड कर दें, तो जितना आपने फॉर एग्जाम्पल मटेरियल ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस मिल्क प्लस अदर मटेरियल, और जितनी क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने अगर उसे 0.25 kg सारा ऐड कर दो किया हुआ है,
तो हमें पता है वो 0.25 अल्टीमेट प्रोडक्ट नहीं होगा, उससे कम होगा, एवेपोरेशन हो जाएगी, तो उसको हम लॉस नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी चाय को हम वहीं पे रख दें और उसको जलने दें, ठीक है, तो वो जो लॉस होगा, वो जो एडिशनल लॉस है, वो हम बचा सकते थे। ठीक है जी, वो एबनॉर्मल लॉस है। तो जो होना ही होना है वो अवॉइडेबल है, वो अनअवॉइडेबल है, उसे नॉर्मल लॉस बोलते हैं। और जिसे हम बचा सकते हैं कोई कंट्रोल लगा के या कोई सेफ गार्ड लगा के, उसे हम बोलते हैं वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, दोनों की ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। अच्छा, आगे ट्रीटमेंट भी डिस्कस होता है जी। नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट नहीं होती, मतलब इससे मुराद ये है कि नॉर्मल लॉस को कोई अलग से हम कंप्यूट नहीं करते। नॉर्मल लॉस को हम, अगर आपको हम ये कहते थे, नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि हम गुड्स यूनिट को ही चार्ज कर देते थे। लेकिन एबनॉर्मल में ऐसे नहीं होता था। एबनॉर्मल लॉस में हम यहाँ पहले भी करते थे, यहाँ भी करेंगे इंशाल्लाह, कि यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम इसकी अलग से कॉस्ट निकालेंगे, राइट, और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, राइट, उसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस को। लेकिन नॉर्मल लॉस में ऐसा कुछ नहीं करते थे, हम उसको गुड यूनिट्स को चार्ज कर देते थे। ये कैसे करते थे ये हम थोड़ी देर में आगे देख लेते हैं। इसी को अकाउंटिंग, जाहिर है जब आप उसे चार्ज नहीं कर रहे, उसे कोई कंप्यूट नहीं कर रहे, उसकी एंट्री भी नहीं होनी थी। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती थी। ठीक है, लॉस P&L2 इन्वेंट्री एंट्री करते थे हम उसको। ठीक है जी। फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। अगर कोई नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती थी तो वो हम उसमें से माइनस कर लेते थे, यानी इन्वेंट्री में से माइनस कर लेते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जो है वो नॉर्मल लॉस में से इसको प्रॉफिट लॉस को चार्ज कर देंगे, बिकॉज हमने इसके लॉस को भी हमने प्रॉफिट लॉस को चार्ज किया हुआ है। ठीक हो जी। अच्छा, तो स्क्रैप वैल्यू को हम क्या करते थे जी, हम नॉर्मल लॉस में से माइनस कर देते थे, जबकि जो नॉर्मल लॉस में होता था उसे हम P&L में चार्ज कर लेते। अच्छा, ये है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसे नॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे। अब नॉर्मल के लिए कुछ वो बताएगा ये नॉर्मल है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें, कहते हैं जी स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है, जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 86 रुपीज़ आ रही है, और इसकी हमने कॉस्ट इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो राइट, ये वही वैल्यू उठा ली हमने, इसको ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कहता है जी 4000 यूनिट्स की शॉर्टेज है, या आप यूँ कह लें जो भी है नॉर्मल लॉस, यानी शॉर्ट हो गए, लॉस हो गए, ये नॉर्मल हमने एज्यूम कर लिया इसको। तो स्टॉक जो एज पर क्या होगा जी, 86 रुपीज़ था हमारे पास। अब 4000 लॉस हो गया, इसका मतलब हमारे पास बचे कितने, 93,500। तो हमने 93,500 कर लिया और कॉस्ट को हमने वही रखा। देखिए, हमने यहाँ पे नॉर्मल लॉस को हमने पढ़ा हुआ है कि इसको कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो इस पे हमारे पास कॉस्ट कितनी आई, सेम वही कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वही देगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे हमने यूनिट्स में से यूनिट्स लेस कर लिए, लेकिन कॉस्ट में से कॉस्ट लेस नहीं की। क्यों, हम कह रहे हैं जो नॉर्मल लॉस है इसे हम गुड यूनिट्स को चार्ज कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल जो है, क्योंकि उसने बनना ही अल्टीमेटली इतना है। तो हमने कहा ये टोटल कॉस्ट वही है, यूनिट्स को कम कर दें। यूनिट्स कम कर दें तो आपने देखा यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपकी 86 से 89.68 के ऊपर आ गई, राइट। ये कैसे बढ़ गई, ये इसलिए कि आपका जो डिनोमिनेटर था उसको आपने रिड्यूस कर दिया है, तो उसके अब ये पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो अब ये कहेंगे, पहले जो आपका 97,500 की कॉस्ट जो है वो 8.3 मिलियन बनती थी, आप कहेंगे 93,500 की 89.68 कॉस्ट बनती है। इसे हम कहते हैं हमने जो लॉस जो यूनिट्स हो गए उनकी हमने कॉस्ट चार्ज कर दी है गुड यूनिट्स को, यानी कि 4,000 की कॉस्ट बनती थी 86 के हिसाब से, हमने उसमें अलग से इसको एक्सपेंस नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल में होगा तो नॉर्मल में करेंगे अलग से, वो हम आगे चल के देखते हैं। अगर नॉर्मल लॉस में स्क्रैप वैल्यू हो तो क्या होगा जी, नॉर्मल लॉस में अगर हम देखें स्क्रैप वैल्यू होती है तो हम यहाँ पे सेम वही एग्जांपल 97,500 इंटू 86 हमारे पास कॉस्ट आ गई। हमने कहा जी 400 यूनिट डैमेज, उनकी स्क्रैप वैल्यू जो है 10 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे उसकी जो 10,000 की बेनिफिट है वो हम इसमें से कॉस्ट में से माइनस कर लेते थे। ठीक है जी, कि 4,000 यूनिट है,
इसी, और इसे हम 10 रुपये स्क्रैप वैल्यू यदि हम इसे माइनस कर लें तो हमारे पास नेट में ये कॉस्ट बचेगी, और ये कॉस्ट जो है स्प्रेड होगी बेसिकली आप इसमें से। तो अब देखिए यहाँ पे 89.25 है, यहाँ पर 89.68 थी, यहाँ पे 89.25 कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी कम आई है, रीजन बीइंग बिकॉज इसमें स्क्रैप वैल्यू हमने माइनस की हुई है। ठीक है जी, तो नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू होगी तो आप उसे माइनस कर लेंगे। ठीक है जी। और स्क्रैप वैल्यू ज़रा फिर एंट्री भी करेंगे, क्योंकि उसे पैसे आए होंगे तो कैश डेबिट तो आपसे इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। नॉर्मल लॉस की अपनी एंट्री फिर भी नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि उसी को कॉस्ट को नहीं है। तो ये जो हमने एंट्री की है, ये हमने कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं की है, हमने नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू की एंट्री की है। ठीक है जी, तो हमने कहा कि वो हम इन्वेंट्री में से माइनस कर लेंगे। तो यही हमने पढ़ा था। तो इसमें देखें तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट अगेन इंक्रीज हुई है, लेकिन उस एक्सटेंट में इंक्रीज नहीं हुई जिस एक्सटेंट में आपकी अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं थी तब इंक्रीज हुई है। इस तरफ आएंगे अब नॉर्मल लॉस में, सेम एग्जांपल को हमने ज्यूम करिए। अब नॉर्मल लॉस है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने कहा है जी कि इस 86 को इन 4 यूनिट की कॉस्ट चार्ज करें आप प्रॉफिट एंड लॉस को, इनकी गुड यूनिट्स को ना चार्ज करें, बिकॉज इनका गुड यूनिट्स में कोई कसूर नहीं है इनका। ये तो बेसिकली आपके कंट्रोल्स प्लेस ना करने की वजह से कॉस्ट आई है। तो जब कंट्रोल्स ना प्लेस करने की वजह से कॉस्ट आई तो उसको आप अलग से चार्ज करें, इनको आप चार्ज मत करें। तो यहाँ पे आप देखें तो 93,500 बाकी बचे, और इनकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई। राइट, अब कॉस्ट यानी 86 ही रही है, इसको हमने अलग से अकाउंटिंग करके हमने इसको एक्सपेंस बुक कर दिया है जी। अब नॉर्मल लॉस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट हमने ये एंट्री कर दी है। ठीक हो गया जी। और अगर इनकी स्क्रैप वैल्यू होती तो चूंकि हमने एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में चार्ज किया हुआ है, इस तरह से उसकी भी हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे उसको। कैश डेबिट जैसे उस केस में था 10 रुपये, तो यहाँ हमने उससे 40,000 को पीएनएल को चार्ज कर देंगे। जबकि वहाँ पे क्या किया था, स्क्रैप वैल्यू को हमने इन्वेंट्री में से माइनस किया था। ठीक है, बिकॉज उसकी कॉस्ट भी हमने इन्वेंट्री को चार्ज की थी। तो ये बेसिकली नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये बड़ा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। समराइज ये कर देता हूँ, नॉर्मल लॉस को हम गुड यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं, मतलब ये कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर देते हैं, टोटल कॉस्ट वही रहती है, तो पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। और अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू हो तो वो भी हम उस कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं, यानी उसका हम माइनस करके जो कॉस्ट पर यूनिट जो ज़्यादा बढ़नी थी उसे हम कम बढ़ा लेते हैं। राइट, और एंट्री हम कोई एंट्री नहीं करते नॉर्मल लॉस की। हाँ, अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू आएगी तो डायरेक्ट पैसे आएंगे, कैश आएगी, तो उसकी हम रिकॉर्ड कर लेंगे कैश डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि हमने इन्वेंट्री में से माइनस किया हुआ है। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं जी, एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी वही कॉस्ट चार्ज करते हैं जो कि गुड यूनिट्स की कॉस्ट होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 86 रुपीज़ हमने उसको टोटल कॉस्ट हमने चार्ज किए, और वो हमने उसमें माइनस कर दिए। ठीक है जी, और वो माइनस करके हमने पीएनएल को चार्ज कर दिए। तो एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस की अपनी भी एंट्री होगी और उसकी स्क्रैप वैल्यू की भी एंट्री होगी। ठीक है जी। आखिरी कॉन्सेप्ट जी, रिकन्सिलिएशन ऑफ इन्वेंट्री। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एज पर जो रिकॉर्ड आ रही होती है इन्वेंट्री, जैसे परपेचुअल में हर वक्त हम रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वैसे तो स्टॉक काउंट करने की जरूरत नहीं है, बट कंट्रोल पर्पसेस के लिए हमें कॉस्ट इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग में देखनी पड़ेगी। तो अगर आपकी इन्वेंट्री एज पर बुक्स और इन्वेंट्री एज पर फिजिकली, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी, तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। उसके पॉसिबल रीजंस आप टेबल अगर आप माइंड में लेके आए, टेबल में क्या करते थे, परचेज रिकॉर्ड करते थे, इश्यूएंस रिकॉर्ड करते थे, परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करते थे, इश्यूएंस रिटर्न्स रिकॉर्ड करते थे। राइट, तो उन्हीं में से बहुत सारे रीजन, उसी में से एक तो परचेज गलत रिकॉर्ड कर दी, ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, कम रिकॉर्ड कर दी, आपकी बैलेंस आउट हो जाएगा, यानी आपने रिकॉर्डिंग भी इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा, परचेज रिटर्न कम या ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, इशुएंस जो है वो ज्यादा या कम रिकॉर्ड कर दी, इशुएंस रिटर्न कम या ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। राइट, और कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो गया आपका, वो उससे भी आपके ये तो बुक्स के अंदर कोई एंट्री एरर हो गए तो वो हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं जी, और ये हो सकता है कि जेन्युइनली फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा बुक का बैलेंस तो ठीक है लेकिन फिजिकली कम है, तो इन दैट केस हो सकता है शॉर्टेज होगी हो, थेफ्ट होगी हो, तो वहां से कॉज होती है। उसके बाद ये स्टॉक हेल्ड विद द पार्टी, किसी और के पास आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, आपकी बुक्स में तो है लेकिन आपका फिजिकली आपके पास कम पड़ा है बिकॉज आपने किसी और के पास स्टॉक पाया हुआ है, तो वो रिकन्सिलिएशन का पार्ट बन जाएगा। इसी बात, किसी और का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ऐसे हो सकता है हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए हों 1,000, लेकिन हम जाएँ तो 1,050 पड़े हों, किसी और के हमारे पास पड़े हुए, फिजिकल तो आ रहे हैं लेकिन वो हमारे नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम इसकी रिकन्सिलिएशन बनाना सीखेंगे। तो ये जी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें सोचा कि बिफोर हम स्टार्ट करें फॉर्मली, वो हम रिवाइज कर लेते हैं, इनको गो थ्रू करें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो टॉपिक नंबर 1 है इन्वेंट्री के हवाले से, उसको हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट जो है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में दोबारा रिवाइज होने चाहिए। इंशाल्लाह जी, मिलते हैं फर्स्ट क्लास में। थैंक यू।